हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं न्यू हिस्टोरिसिज्म। न्यू हिस्टोरिसिज्म लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर एक मूवमेंट है जिसे 1980s के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया था। अराउंड 1980s इस मूवमेंट को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जिसका मेन क्लेम, मेन आइडिया क्या था कि लिटरेचर के अंदर जो मीनिंग है, जो थीम्स हैं, वो यूनिवर्सल नहीं है। हम सिर्फ टेक्स्ट से उस मीनिंग, उन थीम्स को नहीं निकाल सकते। उसके लिए हमें ऑथर का बैकग्राउंड पता होना ज़रूरी है। उसका टाइम क्या था और उस टाइम की कल्चरल सिचुएशन क्या थी, ये पता होना ज़रूरी है। क्या मतलब ये कि जब हम एक टेक्स्ट को एनालाइज कर रहे हैं तो हम सिर्फ उस टेक्स्ट को इटसेल्फ एनालाइज नहीं कर सकते। हमें उसका मीनिंग, उसका थीम्स निकालने के लिए जो राइटर है उसका बैकग्राउंड पता होना ज़रूरी है कि उसने किस वक्त में लिखा, तब की कल्चरल सिचुएशन क्या थी। तो न्यू हिस्टोरिसिज्म क्या कहता है कि लिटरेचर को जज करने के लिए उसका हिस्टोरिकल और सोशल कॉन्टेक्स्ट का पता होना ज़रूरी है। उसके बगैर हम लिटरेचर को जज नहीं कर सकते। तो न्यू हिस्टोरिसिज्म एक्चुअल में हिस्ट्री को सेंटर में रखता है और कहता है कि हिस्ट्री को पहले पता लगाओ, उसके बाद उस वर्क को, उस लिटरेचर को जज करो। न्यू हिस्टोरिसिज्म इस थ्योरी को एक्चुअल में इंट्रोड्यूस करवाया था अमेरिकन थ्योरिस्ट स्टीफन ग्रीनब्लैट ने। स्टीफन ग्रीनब्लैट का मानना था कि हम टेक्स्ट को हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बगैर जज नहीं कर सकते। उनका ये मानना था कि जो भी टेक्स्ट है उसे एनालाइज करने के लिए पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस का पता होना ज़रूरी है। राइटर के टाइम की पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस पता होंगी तभी हम किसी टेक्स्ट को, लिटरेचर को एनालाइज कर सकते हैं। क्योंकि न्यू हिस्टोरिसिस्ट के लिए हिस्ट्री जो है वो सेंटर है। किसी भी टेक्स्ट को एनालाइज करना है, उसे पढ़ना है, तो हिस्ट्री का पता होना ज़रूरी है। और हिस्ट्री सिर्फ राइटर की नहीं, मतलब ये कि हम किसी टेक्स्ट को एनालाइज कर रहे हैं तो ये नहीं है कि हम सिर्फ राइटर की हिस्ट्री को मद्देनज़र रखें, बल्कि रीडर या क्रिटिक की हिस्ट्री भी। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी टेक्स्ट को पढ़ रही हूँ तो मेरा जो टाइम है वो डिफरेंट है राइटर के टाइम से, तो मैं अपने टाइम के अकॉर्डिंगली उस टेक्स्ट को एनालाइज नहीं कर सकती, बल्कि मैं राइटर के टाइम का भी पता लगाऊंगी, उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखूंगी, उसके बाद उस टेक्स्ट को एनालाइज करूंगी। तो न्यू हिस्टोरिसिस्ट क्या कहते हैं कि हमें सिर्फ ये नहीं देखना कि राइटर का बैकग्राउंड क्या है, बल्कि रीडर और क्रिटिक का बैकग्राउंड क्या है। इन दोनों को मद्देनज़र रखते हुए किसी भी टेक्स्ट को हम एनालाइज करेंगे। तो न्यू हिस्टोरिसिस्ट एक्चुअल में किस चीज़ पर बिलीव करते हैं? न्यूआंस पे, डिफरेंसेस पे, डिस्टिंक्शंस पे, कि एक हिस्ट्री, एक टाइम पीरियड दूसरे से डिफरेंट है। जिस टाइम में हम रह रहे हैं और जिस टाइम में उस वर्क को लिखा गया, वो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम अपने टाइम पीरियड में उस वर्क को एनालाइज करें और जब वो लिखा गया, जिस टाइम पीरियड में वो लिखा गया, उसको हम बिल्कुल निगलेक्ट कर दें, बल्कि हमें जो राइटर है उसका टाइम पीरियड भी पता होना ज़रूरी है। हमें पता हो कि उसने किस टाइम में लिखा, उसका सोशल बैकग्राउंड क्या था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था। तो न्यू हिस्टोरिसिस्ट इस चीज़ पर बिलीव करते हैं। ये थ्योरी एक्चुअल में ओल्ड हिस्टोरिसिज्म से आई है। ओल्ड हिस्टोरिसिज्म भी एक लिटरेरी थ्योरी है जिसका मानना ये है कि टेक्स्ट को एनालाइज करने के लिए कल्चरल और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट का पता होना ज़रूरी है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ओल्ड हिस्टोरिसिज्म क्या कहता है कि हिस्ट्री जो है उसको एज अ बैकग्राउंड रखना चाहिए। मतलब हम किसी टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं, किसी वर्क को पढ़ रहे हैं, तो हमें उसको हिस्ट्री को बैकग्राउंड के तौर पर देखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उसका इम्पैक्ट हो उस वर्क पर। जबकि न्यू हिस्टोरिसिस्ट क्या कहते हैं कि लिटरेचर, हिस्ट्री के बगैर हम एनालाइज कर ही नहीं सकते। ये दोनों आपस में लिंक्ड हैं और उस लिंक को हम तोड़ नहीं सकते। जो लिंक है इन दोनों के दरमियान, हिस्ट्री के और जो वर्क है उनके दरमियान, उसको हम तोड़ नहीं सकते। तो न्यू हिस्टोरिसिस्ट उसको लिंक्ड मानते हैं, जबकि ओल्ड हिस्टोरिसिस्ट एज अ बैकग्राउंड रखते थे हिस्ट्री को। इसलिए न्यू हिस्टोरिसिस्ट जो स्टीफन ग्रीनब्लैट थे, उन्होंने न्यूएंस को डिस्कस किया कि जो डिस्टिंक्शन है रीडर और राइटर के टाइम की, उन्हें हमें रखना है और उसकी बेसिस पर उस वर्क को एनालाइज करना है। तो
न्यू हिस्टोरिसिज्म और ओल्ड हिस्टोरिसिज्म में डिफरेंस क्या था कि जो ओल्ड हिस्टोरिसिज्म है वो हिस्ट्री को एज अ बैकग्राउंड रखते थे, कि लिटरेचर के अंदर एज अ बैकग्राउंड यूज करते थे वो। लेकिन न्यू हिस्टोरिसिज्म हिस्ट्री को एज अ प्राइमरी फोकस देखते हैं, कि ये जो सेंटर है हिस्ट्री, उसके बाद हम वर्क को एनालाइज करेंगे, पहले हिस्ट्री का पता लगाएंगे। तो ये इन दोनों में मेन डिफरेंस है कि न्यू हिस्टोरिसिस्ट हिस्ट्री को सेंटर में रखते हैं और ओल्ड हिस्टोरिसिस्ट एज अ बैकग्राउंड यूज करते थे। अब हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यू हिस्टोरिसिज्म। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं? नंबर 1 पर है हिस्ट्री इज सेंट्रल, कि जो हिस्ट्री है वो सेंटर है। इनका मानना है कि हिस्ट्री का एक डायरेक्ट और अनडिनाइएबल इम्पैक्ट है लिटरेरी टेक्स्ट के ऊपर, कि जो लिटरेरी टेक्स्ट जो लिखे गए हैं उनके ऊपर एक डायरेक्ट इम्पैक्ट है, इसलिए हम हिस्ट्री को टेक्स्ट से अलग नहीं कर सकते। नंबर 2 पर है ऑल हिस्टोरिकल फैक्टर्स मस्ट बी कंसीडर्ड, कि जब हम किसी वर्क को लिख रहे हैं उसके अंदर तमाम फैक्टर्स को कंसीडर करना चाहिए, जो कि सोशल हैं, इकोनॉमिक हैं, पॉलिटिकल हैं। इन सब फैक्टर्स की बेसिस पर हमें टेक्स्ट को जज करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए, क्योंकि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर ये सब चीज़ें आती हैं, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फैक्टर्स। नंबर 3 पर है क्रिटिक्स हिस्टोरिकल कंडीशंस आर रेलिवेंट टू, कि जो क्रिटिक है, जो रीडर है, उसकी हिस्टोरिकल कंडीशन भी पता होना ज़रूरी है, क्योंकि ऑथर जो है उसकी हिस्टोरिकल कंडीशन उसका टाइम पीरियड बताएगा, और जो क्रिटिक है, जो एनालाइज कर रहा है टेक्स्ट, उसकी हिस्टोरिकल कंडीशन उसका टाइम पीरियड बताएगा। जैसे कि हम अपनी सोसाइटी को कंसीडर करते हैं, फिर हम किसी टेक्स्ट को पढ़ते हैं, तो हमारी जो टाइम पीरियड है इसका भी इम्पैक्ट होगा, और जो राइटर है उसके टाइम पीरियड का भी इम्पैक्ट होगा, इसलिए रीडर का टाइम पीरियड भी पता होना ज़रूरी है। उसके बाद है पावर इज अ की कंसिडरेशन। जिस भी टाइम पीरियड में वर्क लिखा जाता है, उस टाइम पीरियड में किसी ना किसी की कोई हुकूमत होती है, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है लिटरेचर के ऊपर। तो हमें उस वर्क को पढ़ते हुए ये भी माइंड में रखना है कि उस टाइम की पावरफुल सिचुएशन कैसी थी। उसके बाद न्यूएंस, ये मेन ये की है न्यू हिस्टोरिसिज्म की, क्योंकि हिस्ट्री जो है वो चेंज हो रही है। न्यू हिस्टोरिसिज्म प्रायोरिटाइज करता है न्यूएंस को, क्योंकि एक टाइम पीरियड दूसरे टाइम पीरियड से डिफरेंट है, इसलिए हमें दोनों को कंसीडर करना है किसी टेक्स्ट को पढ़ते हुए। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं न्यू हिस्टोरिसिज्म की। स्टीफन ग्रीनब्लैट एक अमेरिकन लिटरेरी थियोरिस्ट हैं, जिन्होंने एक बुक लिखी द पावर ऑफ फॉर्म्स इन द इंग्लिश रेनेसेंस। उन्होंने ये बुक लिखी 1982 में, जिसके अंदर उन्होंने इस टर्म को मेंशन किया, न्यू हिस्टोरिसिज्म टर्म को। उन्होंने इस बुक के अंदर डिस्कस किया है विलियम शेक्सपियर का फेमस वर्क रिचर्ड द सेकंड। उसकी एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने कहा है कि रिचर्ड द सेकंड के अंदर एक एब्डिकेशन सीन था जिसे परफॉर्म नहीं किया जा सका था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि शायद वो क्वीन एलिजाबेथ के बारे में है, इसलिए उस सीन को उस टाइम परफॉर्म नहीं किया गया था, लेकिन बाद में उस सीन को परफॉर्म किया गया था। तो उसकी एग्जाम्पल देते हुए हमें समझाया गया है, हमें बताया गया है कि किस तरीके से जो टाइम है, जो राइटर का टाइम है, उसका कितना इम्पैक्ट होता है उसके वर्क के ऊपर। तो इसलिए अगर हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तभी हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में ये चीज़ें कैसे लिखी गई, इनके पीछे बैकग्राउंड क्या था। अदरवाइज हम समझ नहीं पाएंगे उस वर्क को, जैसे कि शेक्सपियर ने किया। उन्होंने उस सीन को परफॉर्म नहीं किया था, लेकिन लिखा गया था। अब जब हम उसे पढ़ेंगे तो हम हिस्ट्री के बगैर समझ नहीं पाएंगे कि शेक्सपियर ने ये सीन क्यों लिखा था। तो ये एक्चुअल एग्जाम्पल है न्यू हिस्टोरिसिज्म की, क्योंकि कोई भी राइटर अपने प्ले के अंदर कोई भी सीन, कोई भी लाइन ऐड करने से पहले ये ज़रूर सोचेगा कि इसकी हिस्टोरिकल कंडीशन का इम्पैक्ट क्या होगा उसके वर्क के ऊपर। तो स्टीफन ग्रीनब्लैट ने इस एग्जाम्पल को यूज़ करते हुए हमें क्या समझाया है कि हिस्ट्री का इम्पैक्ट होता है वर्क के ऊपर, इसलिए हमें हिस्ट्री को सेंटर में रखना चाहिए, उसके बाद टेक्स्ट को एनालाइज करना चाहिए। अब हम एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। चार्ल्स डिकन्स का एक फेमस नॉवल है ओलिवर ट्विस्ट, जो कि स्टोरी है एक ऑर्फन की, एक यतीम बच्चे की मुश्किल ज़िंदगी की। ये नॉवल लिखा गया था विक्टोरियन एज के अंदर।
इंडस्ट्रीज आ गई थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन थी, तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट था गरीब लोगों के ऊपर। उस वक्त बच्चों से काम लिया जाता था इंडस्ट्रीज के अंदर, तो उनकी जिंदगियां बहुत मुश्किल थी। तो इस वर्क को हम अगर न्यू हिस्टोरिसिस लेंस से देखें तो ये कितना इम्पैक्ट है हिस्ट्री का वर्क के ऊपर। अगर हम हिस्ट्री को निगलेक्ट कर दें तो हम इस वर्क को नहीं समझ पाएंगे कि इसका बैकग्राउंड के बगैर इसका मीनिंग क्या है। हम थीम्स नहीं समझ पाएंगे, मीनिंग नहीं निकाल सकेंगे। जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तभी हमें अंदाज़ा होगा कि एक्चुअल में इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका मीनिंग क्या है और इसके अंदर थीम्स क्या है। तो ये फेमस एग्जाम्पल है जो हम यूज़ कर सकते हैं न्यू हिस्टोरिसिज्म के अंदर। और भी बहुत सारे वर्क्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं और उनको एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमें ये देखना है कि उसकी हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री को यूज़ करते हुए उसको सेंटर में रखते हुए ही हम किसी वर्क को एनालाइज कर सकते हैं। तो ये है न्यू हिस्टोरिसिज्म, जिसका मानना है कि हिस्ट्री जो है वो सेंटर है। हर चीज़ को, किसी भी वर्क को, लिटरेचर को एनालाइज करने के लिए हमें हिस्ट्री को सेंटर में रखना होगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर न्यू हिस्टोरिसिज्म पे, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि क्या है न्यू हिस्टोरिसिज्म, व्हाट इज न्यू हिस्टोरिसिज्म, जिसके अंदर टेक्स्ट को एनालाइज करने के लिए हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट का पता होना ज़रूरी है। उसके बाद हमने देखा कि इस थ्योरी को इंट्रोड्यूस करवाया था स्टीफन ग्रीनब्लैट ने 1980s के अंदर। उसके बाद हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा और लास्ट में हमने ये डिस्कस किया कि न्यू हिस्टोरिसिज्म के अंदर राइटर का बैकग्राउंड होने के साथ साथ जो क्रिटिक और रीडर है उनका बैकग्राउंड पता होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ की पॉइंट्स थे जो हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किए हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।